हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 6 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर कोड टू आरएनए। आरएनए का क्या सिमिलर कोड होगा, हमें वो बताना है। तो अगर ये आपका डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से आरएनए बनता है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके लिए हम डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करते हैं, जो 5 to 3 होता है, हम उसे कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो 3 to 5 है ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। तो अगर अब जो आरएनए बन रहा है वो कौन से स्ट्रैंड को यूज करके बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके बनता है। तो यहाँ से जो आरएनए बनेगा, जो आरएनए का स्ट्रैंड होगा 5 to 3 डायरेक्शन वाला, ये किसके सिमिलर होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा ना बेटा। टेम्पलेट को अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा आरएनए में। तो वो सिमिलर किसका हुआ, जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका सिमिलर हुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। आरएनए तो नहीं, आरएनए वाले ऑप्शन काटो। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब क्या होता है, जो पूरा यूनिट बेटा आपका प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेशन को मिलाकर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड का वो सिमिलर नहीं होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, करेक्ट आंसर बी बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। क्या पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन का, ये टर्मिने हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये प्रमोटर, ये टर्मिनेशन, ये टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन प्रेजेंट होते हैं बेटा। और इसी का पार्ट में हमारे क्या आएगा, ये टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड होते हैं। ठीक है, 5 to 3 वाला हमारा कौन सा स्टैंड होता है, कोडिंग स्टैंड होता है। और जो 3 to 5 होता है वो टेम्पलेट स्टैंड होता है। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, कोडिंग स्टैंड होगा, है ना। अगर अगर ये वाला लो कि 5 to 3 और ये 3 to 5, तो 3 to 5 वाला टेम्पलेट होता है, 5 to 3 वाला कोडिंग स्टैंड होता है। तो स्ट्रक्चर जीन का पार्ट कौन सा है, हमारा कोडिंग स्टैंड। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरा मिला के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलोगे बेटा, पूरे यूनिट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला जाता है। ठीक है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। प्रमोटर, टर्मिनेटर नहीं, कोडिंग स्टैंड इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे बेटा, और ये एनसीईआरटी की लाइन दे रखी। कल के डीपीपी में भी जितने क्वेश्चन थे वो भी एनसीईआरटी की ही लाइन थी। ठीक है, उसमें कोई कंसेप्ट बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, सिंपल याद रखने वाली चीजें थी। क्या करेक्ट है आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, टेम्पलेट को यूज करता है। तो बेटा जब डीएनए से आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो आरएनए पॉलीमरेज लगेगा, क्योंकि आरएनए बनता है डीएनए से। तो टेम्पलेट यूज करो ना, ये आपका डीएनए का स्टैंड था, ये 5 to 3 और ये 3 to 5। अब जो 3 to 5 वाला होता है टेम्पलेट स्टैंड होता है, इसी को तो यूज कर रहे हो ना आप, कर रहे हैं ना, तो टेम्पलेट हो गया। डायरेक्शन क्या होता है, 5 to 3, 3 to 5 वाला स्टैंड यूज कर रहे हो। और अगर जो हमारा एमआरएनए बनता है वो कैसा बनता है बेटा, 5 to 3 डायरेक्शन बनता है ना। तो डायरेक्शन क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज का काम करने का 5 to 3 ही होता है। इसको सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है इनिशिएशन में। जब आरएनए पॉलीमरेज, अगर देखोगे जब इनिशिएशन होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा, तो जो कोर एंजाइम है हमारा आरएनए पॉलीमरेज को, इसको इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत होती है, वो सिग्मा फैक्टर होता है बेटा। और ये कौन से स्टेप में होती है, इनिशिएशन में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। कुछ नहीं था बेटा, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे, सभी आंसर इसमें सही दे रखे हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई मेथड नहीं पूछे, सिर्फ इतना पूछा है कि फैक्टर क्या होगा, डायरेक्शन क्या है, टेम्पलेट डीएनए होता है कि नहीं होता, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए। करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दिस जाएगा। रो फैक्टर, देखो कुछ फैक्टर्स की जो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है, लेकिन उसे कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ती है। एक इनिशिएशन में पड़ती है, जिसमें हमने देखा सिग्मा फैक्टर काम करता है इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज को काम कराने के लिए। और जब हमको ट्रांसक्रिप्शन को एंड करना है, टर्मिनेट करना है, तो यहाँ पे एक और फैक्टर काम करता है जो रो फैक्टर होता है। आरएनए पॉलीमरेज को रो फैक्टर की जरूरत होती है, भाई अब तू रुक जा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे A1 जाएगा। सिर्फ यहाँ पे सिंपल उस फैक्टर पूछे है बेटा हमें, तो करेक्ट आंसर हमारा A1 लेंगे। यहाँ पे स्टेप नहीं पूछे कि कैसे होती, सिर्फ फैक्टर पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसक्राइब बाय आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट में, क्या ट्रांसक्राइब नहीं होगा, क्या नहीं होगा। एक्चुअली ये तीनों भी चीज होती है, ये तीनों चीजें होती, लेकिन ये जो HNRNA होता है ये नहीं होता है ट्रांसक्राइब। क्योंकि ये कहाँ देखने मिलता है आपको, ये यूकैरियोट में होता है बेटा। क्योंकि यूकैरियोट में सबसे पहले क्या बनता है, ये HNRNA बनता है। ठीक है, क्योंकि ये HNRNA आपको यूकैरियोट में देखने मिलता है बेटा। और सबसे पहले आपके पास में HNRNA आ गया, इसके पास में अभी क्या क्या है देखो, ये 5 to 3 एंड है, 5 to 3 एंड है। इसमें अब यहाँ पे कुछ आप देखोगे इंट्रॉन एक्सॉन होते, तो ये सब इंट्रॉन बना लेते हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से इंट्रॉन भी अभी इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ये अब तो इंट्रॉन हो गया, तो ये हमारे एक्सॉन हो जाएंगे, ये एक्सॉन। अब इसके बाद में क्या होता है, इसमें आप कैपिंग करोगे, कैपिंग करते हो, इसके बाद में टेलिंग होती है, मतलब मोडिफिकेशन होता है, स्प्लाइसिंग होती है। और फिर आपको क्या देखने मिलता है यहाँ पे, 5 to 3 हमारा mRNA हमें देखने मिलता है, मैच्योर mRNA, जो प्रोसेस mRNA होता है, RNA होता है।
तो ये सब चीजें किस में होती है, यूकैरियोट में होती है, इतना डिफरेंस है, ये प्रोकैरियोट में हमें देखने नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसक्रिप्ट बाय आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ये नहीं होगा ना बेटा, ये तीनों दे रखे प्रोकैरियोट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्रोकैरियोट में आपके पास जो राइबोसोम होता है बेटा वो 70S राइबोसोम होता है। अगर हम देखो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। अगर इसकी यूनिट देखो तो लार्ज यूनिट को बोलते हैं 50S यूनिट और जो स्मॉल होती है उसको 30S यूनिट बोलते हैं। 50S यूनिट में आपको 23S RNA देखने मिल जाएगा, इसके बाद 5S RNA देखने मिल जाता है, यहाँ पे R लगा लो, ठीक है। और ये वाले यूनिट में 16S RNA देखने मिल जाता है। अब याद करो राइबोसोम, हमने सेल यूनिट में हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे RNA भी तो प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला जो 18S है ये आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलता, ये यूकैरियोट्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको क्या चलेगा, 1ABC इज द करेक्ट, जो नहीं होगा वो D नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप सिमिलरली यूकैरियोट के बारे में याद करो, डी तो नहीं होगा लेकिन यूकैरियोट को भी याद कर लो। यूकैरियोट में आपको 80S देखने मिलता है राइबोसोम, तो उसके बाद में 60S यूनिट होती है और 40S सब यूनिट होती है बेटा। तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे प्रेजेंट होता है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो 60S सब यूनिट होती है, उसमें आपको 28 ये एनसेट में दे रखा है, 28S RNA देखने मिल जाता है, 5.8S RNA देखने मिलता है, इसके बाद में 5S RNA इसमें हो जाता है, और जो स्मॉल यूनिट होती है उसमें हमारे 18S RNA होता है। तो ये इसलिए यहाँ पे डी वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्ट HNRNA, क्या कर रहा है बेटा, तो याद करो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, प्रीकसर ऑफ द mRNA, वो किसके सामने लिखा है, पॉलीमरेज 2 के सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 डबल दे दी, तो ये एक काम करो इसको डबल 2 कर लो। मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, ये जो आंसर है इसका पॉलीमरेज 2, या तो यहाँ पे 2 करो, इसी को कर लो यहाँ 2। तो RNA जो पॉलीमरेज 2 होता है, RNA पॉलीमरेज 2, ये क्या एनसीईआरटी में लाइन दे रखी, प्रीकसर ऑफ mRNA, प्रीकसर ऑफ mRNA। अभी आपने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में HNRNA मिल रहा है आपको, और इसको जब मॉडिफिकेशन हो रहा है इसमें तो हमें क्या मिलता है, मैच्योर mRNA, प्रोसेस RNA मिल रहा है। तो प्रीकसर हुआ ना HNRNA, तो RNA पॉलीमरेज 2 एनसीईआरटी में लाइन लिखी, प्रीकसर ऑफ द mRNA, जो कौन सा है, जो क्या होता है, HNRNA होता है। एक लाइन क्लियर मेंशन है बेटा एनसीईआरटी में। करेक्ट आंसर आपको थर्ड ले लो, हमने इसको सेकंड किया इसलिए हम आंसर थर्ड ले रहे हैं। यहाँ पे आपको थर्ड मेंशन करना है, मतलब थर्ड ऑप्शन है, मैंने यहाँ सेकंड मेंशन किया इसलिए मैंने थर्ड ऑप्शन लिया है बेटा, ठीक है। पॉलीमरेज फर्स्ट का काम है RNA बनाना, पॉलीमरेज थर्ड का काम है tRNA, ठीक है। तो मैं फर्स्ट पॉलीमरेज RNA 1 के सामने लिख दूं, RNA पॉल 1, ये क्या बनाएगा, RNA बनाएगा। और अगर आप RNA पॉलीमरेज 3 ले लो, इसका मेन काम क्या दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, tRNA, 5S RNA, SNRNA, यही तो देगा पॉलीमरेज 3 के सामने रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट आंसर हम सेकंड ले रहे, थर्ड वाला ले रहे, क्योंकि हमारा पॉलीमरेज 2 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क कितने होते हैं अगर 3 रेप्लिकॉन है। तो अगर देखो सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एक रेप्लिकॉन है तो इक्वल टू 2 रेप्लिकेशन फॉर्क, तो 3 है तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अगर आपके पास में 3 रेप्लिकॉन है तो आपके पास में 2 × 3 6 रेप्लिकेशन फॉर्क आ जाएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व करे कि अगर एक रेप्लिकॉन में 2 आपको रेप्लिकेशन फॉर्क देखने मिलता है, ठीक है। तो अगर आपके पास में एक में 2 है तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे बेटा। करेक्ट आंसर आपके पास में A1 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा हमारे बताने की बीच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्ट करता है सिस्ट्रॉन इन प्रोकैरियोट। तो बेटा थोड़ा सोचो कौन सा पॉलीमरेज होगा, प्रोकैरियोट में बोला है। तो पहली बात, RNA प्रोकैरियोट में एक ही RNA पॉलीमरेज होता है जो काम कर रहा होता है। सिस्ट्रॉन की मतलब अगर बात करो तो mRNA की पूछ रहा है वो। सिस्ट्रॉन क्या होता है, DNA का वो सेगमेंट होता है जिसके पास पॉलीपेप्टाइड की पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो mRNA बनेगा ना, इसका मतलब सिस्ट्रॉन से अगर वो जो सेगमेंट है उससे क्या बन रहा है, mRNA की बात कर रहे हैं। mRNA से फिर यहाँ से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करने वाला है सिस्ट्रॉन इन दी
प्रोकैरियोट। तो अगर आप देखोगे सिस्टोन क्या होता है, डीएनए का वो सेगमेंट है जिसके पास में इंफॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड की, है ना। तो आप देखते हो कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे मुझे बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन होने के दौरान, मतलब सिस्टोन ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है ना, मतलब ट्रांसक्रिप्शन, तो प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम काम करता है जिसको आरएनए पॉलीमरेज 1 बोला जाता है। ये बाकी 3 1 2 3 यूकैरियोट्स में होते हैं। ये हमने कई बार डिस्कस किया है और एक क्लियर एनसीईआरटी में लाइन मेंशन भी है। तो वो यही पूछना चाहता है, ठीक है, कि अगर प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, सिस्टोन अगर ट्रांसक्रिप्ट होगा तो क्या काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। सिर्फ 1 2 3 यूकैरियोट्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब सिस्टोन इन द यूकैरियोट में क्या करेगा बेटा। अब यूकैरियोट में पूछा है तो याद करो, अब आपको तीनों में से याद रखना है 1 2 और 3 आरएनए पॉलीमरेज लिखते जाओ, आरएनए पॉल। इसको क्वेश्चन में अभी हमने सॉल्व किया, प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो जो 2 था उसके सामने क्या लिखा है बेटा कि प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए लिखा है इसके सामने, ठीक है। तो द HNRNA क्लियर मेंशन है इसके सामने ऐसा। तो कट आंसर आप क्या लोगे 2, क्योंकि आपको विच ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब सिस्टोन को आपको ट्रांसक्राइब करना है, मतलब डीएनए का वो सेगमेंट है जिसके पास में आगे एमआरएनए बनाने की, पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन है। तो हमें ये सेगमेंट को, इसका मतलब बन तो अभी भी डीएनए से आरएनए रहा है ना बेटा, तो कौन सा एंजाइम काम कर रहा है, ये एंजाइम काम करता है। कहाँ दे रखा है, एनसीईआरटी में क्लियर लाइन दे रखी है बेटा। इसको तो कब, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अब यहाँ यूकैरियोट पूछा था, कट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वन। तो पॉलीमरेज 1 क्या बनाता है, आरआरएनए बनाता है, आरआरएनए में इन्वॉल्व है। और 3 में ऑलरेडी हमने देखा टीआरआरएनए, टीआरआरएनए, फिर इसमें 5s आरएनए, SNRNA हमने ये देखा। कट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड जाएगा। सेकंड मतलब आरएनए पॉलीमरेज 2 जाना है, मतलब ये बताना है आपको। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि टर्मिनल एडिशन ऑफ द CCA ऑकरिंग कहाँ होगा। तो ऑप्शन दे रखे 3 एंड ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 हमें से पढ़ते हैं। तो फर्स्ट डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आपको दिखाई देता है ना। अगर हम जो क्लोवर लीव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो उसका टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 5 to 3 प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएनए का, उसके 3 एंड पे आपको देखने मिलता है CCA। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और हमें टीचर डायरेक्ट याद रखनी है बेटा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर। उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, इसके बाद में फिर और फोल्ड करेगा और फिर हमें सेकेंडरी फिर टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है, जो क्लोवर लीफ हम स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा वो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट वन जाएगा। देखो सुनो बेटा, अगर आपके पास में स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए अगर दिखाना है, आपने ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आपके पास में आरएनए मिलेगा, उससे आपको टीआरएनए मिलेगा। टीआरएनए का जो लीनियर स्ट्रक्चर अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हो तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर 1 डिग्री स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाई देता है। अब जो सेकंड, अगर हमने क्लोवर लीफ को बेटा वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाएगा आपका, ठीक है, जस्ट बाय मिस्टेक हमने बोला सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है आपका, ये और फोल्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, जब फोल्डिंग होती तभी तो स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनते हैं ना। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट वन। और जब ये और फोल्ड होगा तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जो हमारा क्लोवर लीफ स्टेज होता है ना स्ट्रक्चर, वो हमारा क्लोवर लीफ शेप का स्ट्रक्चर सेकेंडरी होता है। और अगर फंक्शनल देखोगे वो 3 डिग्री होता है, मुझे आपको बताना है टीआरएनए का कौन सा स्ट्रक्चर फंक्शन होता है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर फंक्शन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा यहाँ पे, A1 जाएगा। जो पूछा है उसका डायरेक्ट कंसेप्ट यही है, A1 है, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री अगर पूछा गया तो यहाँ पे क्लोवर लीफ शेप जो स्ट्रक्चर आता है ना वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो जाता है। और थर्ड डिग्री जो थर्ड इन्वर्टेड होता है बेटा, इन्वर्टेड आपको देखने मिलेगा, इन्वर्टेड एल शेप का होता है। ये 3 शेप हमें देखने मिलते हैं, सेकेंडरी क्लोवर लीफ, थर्ड इन्वर्टेड एल शेप होता है। करेक्ट आंसर आपका A1 गया। नेक्स्ट, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जो है इज ऑफ, यहाँ पे डिग्री दिया एक्चुअली 20 नहीं दिया, इसको ऐसे लिखना है, ऑफ टीआरएनए, ठीक है, थर्ड डिग्री ऑफ द टीआरएनए। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टेड वाला थर्ड डिग्री टर्शरी स्ट्रक्चर था बेटा, ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइमरी फर्स्ट डिग्री ऐसा था जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था, ठीक है। सेकेंड में क्या देख रहे हो, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर आ रहा है, क्लोवर लीफ शेप। और थर्ड डिग्री जो फंक्शनल होता है ना हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर, वो इन्वर्टेड एल शेप का होता है, एल शेप का होता है। बट करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट, ये किसकी बात कर रहे हैं, टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो पता चला आपको आरएनए नहीं पता, बाकी ऑप्शन गलत। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएनए का वो इन्वर्टेड एल शेप का होता है, फंक्शन होता है, सोल्यूबल होता है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा, सभी चीजें यहाँ पे ठीक दे रखी है। स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज, ठीक है। और थर्ड डिग्री ही, जो थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर होता है मैंने पहले बताया फंक्शनल होता है। कैसे होता है, फंक्शनल होता है,
और ये इन्वर्टेड होता है, एल शेप का होता है, इन्वर्टेड होता है, एल शेप का स्ट्रक्चर होता है। करेक्ट आंसर ऑल जाएगा। विच टाइप ऑफ आरएनए स्मॉलेस्ट इन द साइज, अभी बताया था बेटा टीआरएनए होगा, सोलूबल हमने देखा, ये स्मॉल साइज का होता है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड का होगा, हार्डली कितने का, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है ये। ठीक है, सोलूबल आरएनए, इसको एनसीईआरटी में एक लाइन भी दे रखी कि हम पहले इसको सोलूबल आरएनए बोलते थे करके, अगर आप टीआरएनए के स्ट्रक्चर में डिटेल में पढ़ोगे तो। ठीक है, ये एनसीईआरटी में टीआरएनए के स्ट्रक्चर में दे रखा है बेटा। नेक्स्ट, क्या स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल आरएनए यहाँ से कौन सा दिखाई देगा, स्टेबल, क्योंकि देखो इसका तो प्रोसेसिंग होता है, तो इसका जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, इसको जब मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, एमआरएनए मिलता है। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखोगे, आरआरएनए सबसे स्टेबल होगा, ये सीक्वेंस जाएगा आपका आरआरएनए, इसके बाद आपका राइबोसोमल आरएनए के बाद में टीआरएनए और फिर आपका एमआरएनए। मोस्ट स्टेबल पूछा तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट जाएगा। याद होगा आपको मोस्ट अबंडेंट, प्रीवियस डीपीपी में हमने मोस्ट अबंडेंट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट स्टेबल, मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट स्टेबल, वो आरआरएनए के सामने ही लिखा है बेटा हमने। करेक्ट आंसर आपका A1 जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरआरएनए बोलते हैं। ये आपको मोस्ट अबंडेंट में भी देखने मिलता है और मोस्ट स्टेबल होता है। प्रोकैरियोट में 70S होता है, यूकैरियोट में 80S होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट वन जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर में हमें इसको याद रखना है, आरआरएनए, टीआरएनए एंड एमआरएनए, ये सीक्वेंस होता है इनके स्टेबिलिटी। और अगर आप इसको आगे लिखोगे तो एचआरएनए सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका, एचएनआरआरएनए ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। यही तो एक ऑप्शन बचा अभी यहाँ पे आपके पास में। करेक्ट आंसर चलेगी आपका फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टाइप का आरएनए सबसे लोएस्ट नंबर में पाया जाता है, सबसे लोएस्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है। ये टीआरएनए होगा, अभी बताया था बेटा। हार्डली कितने न्यूक्लियोटाइड से, 75 to 100 न्यूक्लियोटाइड है ना, हार्डली ये 75 to 90 ले होगे बेटा, 90 न्यूक्लियोटाइड का ही होता है, सबसे स्मॉलेस्ट ये ही पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये स्मॉलेस्ट आरएनए, आरएनए, टीआरएनए पाया होता है जो 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड का देखा गया है। 70 to 80% अमाउंट प्रेजेंट इन द सेल, अगर आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखोगे तो कौन सा होगा, आरआरएनए होगा। क्वेश्चन नंबर 70 यही होगा, आरआरएनए ज़्यादा होता है, उसके बाद में टीआरएनए होगा और फिर अगर देखोगे एमआरएनए जाएगा। ये सीक्वेंस जाता है हमारा अगेन इसमें। ठीक है, ये अगर देखोगे 80% देखने मिलता है, ये 10 to 15% और फिर इसके बाद में ये अमाउंट जब हम पढ़ते हैं ना अबंडेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है बेटा, हमने ना एक प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है यहाँ पे, इसको आपको करेक्ट करना है। यहाँ क्या पूछा गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत जाएगा, दिस वन इज रॉन्ग। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको कि बीच टाइप ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट नहीं पूछा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो स्मॉलेस्ट अगर आरएनए कौन सा तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पूछा है कि लोएस्ट नंबर ऑफ टाइप सेल में किसका सबसे लोएस्ट नंबर है, टाइप का। करेक्ट आंसर फर्स्ट जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो एमआरएनए के टाइप्स अगर आप देखोगे, इसमें कितने टाइप के होते हैं, 1000 टाइप के दे रखे बेटा। क्वेश्चन को समझना, हमें टाइप पूछा है तो डिफरेंट टाइप के देखने मिलते हैं हमें ये। ठीक है, अगर टीआरएनए की बात करोगे, टीआरएनए में आपको 100 टाइप के देखने मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आरआरएनए की बात करते हैं, आरआरएनए में देखो यूकैरियोट की बात करें ना, आरआरएनए में हमें किसमें देखने मिलता है, यूकैरियोट की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपको 28S, 5.8S और 5S देखने मिलता है। तो अगर टाइप के बारे में पूछा, अगर आपको यहाँ पे अमाउंट क्योंकि लोएस्ट नंबर ऑफ टाइप पूछा है क्वेश्चन में, हमें टाइप को फोकस करना था, तो सीक्वेंस क्या जाएगा, एमआरएनए सबसे बड़ा जाएगा यहाँ पे, इसके बाद में टीआरएनए जाएगा और इसके बाद में आरआरएनए जाएगा। ये सीक्वेंस रहेगा बेटा, ये वाला सीक्वेंस हमें टाइप के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा, ए जाएगा। और यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के आपको देखने मिलते हैं, 1000 टाइप्स के भी हो सकते हैं, ये सबसे ज्यादा होगा, दिस हाईएस्ट, देन ये और ये। टाइप में अगर पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें साइज नहीं पूछा था आरएनए का कि सबसे छोटा है कौन सा है, बड़ा कौन सा है। यहाँ पूछा कि लोएस्ट नंबर किसका होगा, लोएस्ट नंबर ऑफ दी, वो भी टाइप का बताना था। टाइप को फोकस किया, तो टाइप में ये सीक्वेंस याद रखनी कि एमआरएनए ज्यादा टाइप के होते हैं, उसके बाद में टीआरएनए 100 टाइप के देखने मिल जाते हैं और उसके बाद में आरआरएनए। ये हमने ये यूकैरियोट का लिखा, तो प्रोकैरियोट के भी लिख सकते हो आप आरआरएनए। अगर प्रोकैरियोट में देखोगे कौन सा देखने मिलता है, 23, 5 एंड 16 ये देखने मिलता है प्रोकैरियोट में, ये यूकैरियोट में।
करेक्ट आंसर आपका A1 जा रहा है 16 का, B नहीं, रॉन्ग, क्योंकि स्मॉलेस्ट टीआरएनए, लेकिन करेक्ट आंसर A1 होगा। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो 70 to 80% अमाउंट ऑफ आर प्रेजेंट क्या था, अमाउंट पूछा है अब यहाँ पे, तो 70 to 80% क्या होता है हमारा आर, ये होगा। वहां टाइप पूछा था, ठीक है, वहां टाइप पूछा था, अब यहाँ पे अमाउंट पूछा है, तो ये सबसे ज्यादा होगा 70 to 80%, ये 15% और 10 to 15% हमें देखने मिलता है ये वाला, ये 2 to 5% हो जाता है। और ये जो होता है ये तो प्रीकसर ही होता है इसका, ये तो प्रीकसर ऑफ एमआरएनए है। तो यहाँ पे आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है अमाउंट के केस में। अमाउंट के केस में हमें आरआरएनए जाता है, इसके बाद टीआरएनए और एमआरएनए, ये सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस बेटा इतना ही याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एचएनआरएनए इज मोर स्टेबल देन द एमआरएनए, कैसे हो सकता है बेटा, यहाँ उल्टा होना चाहिए था कि यहाँ पे एमआरएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है, क्योंकि आप एचएनआरएनए को प्रोसेस करते हो, उसके बाद में आपको मैच्योर एमआरएनए मिलता है जो मोर स्टेबल है, हम ये चीज पढ़ते हैं बेटा, यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, रॉन्ग हो गया। एमआरएनए इज मोर स्टेबल देन द आरआरएनए, ये भी उल्टा हो गया है, यहाँ आरआरएनए होना चाहिए था और यहाँ पे एमआरएनए होना चाहिए था। एमआरएनए ऑफ द प्रोकैरियोट इज मोर स्टेबल देन द एमआरएनए ऑफ द यूकैरियोट, ये उल्टा होना चाहिए था। टीआरएनए इज प्रेजेंट इन सेल इज ग्रेटर अमाउंट ऑफ द एमआरएनए, हाँ ये ठीक है, क्योंकि इनका जो सीक्वेंस है अमाउंट की बात बोली ना, यहाँ अमाउंट पूछा है, अमाउंट, टाइप, साइज सब याद रखने बेटा। तो आरएनए ज्यादा होता है, उसके बाद में टीआरएनए आता है और उसके बाद में एमआरएनए आता है अमाउंट में। तो ये 70 to 80%, ये 10 to 15%, ये 2 to 5%, तो करेक्ट आंसर ये वाला ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये ठीक है हमारा, क्योंकि टीआरएनए ज्यादा होता है सेल में, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द एमआरएनए, करेक्ट आंसर D1 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द टीआरआरएनए, यूरिडीन, टीआरएनए की बात करी ना, यूरिडीन होता है बेटा डाइहाइड्रो, ये अनयूजुअल बेसिस में आता है बेटा, हाँ जी ये भी होता है। सूडो यूरिडीन भी होता है, थाइमिडीन भी होता है, ये दोनों अनयूजुअल। आप बोलोगे कि मैम वो तो आरएनए है, थाइमिडीन कहाँ से आया, आप याद करो, ये इस तरीके का जो उसका एक लूप है, ये क्या है उसमें बेटा, थाइमिडीन है ना, ये अनयूजुअल बेसिस में आता है। क्या आता है, अनयूजुअल बेसिस में आता है। हम देखते हैं कि टीआरएनए के स्ट्रक्चर में कुछ हमें अनयूजुअल बेसिस भी दिखाई देते हैं, और वो क्या क्या पढ़ते हैं हम, अनयूजुअल बेसिस। और अनयूजुअल बेसिस को देखो, ये वाले एक लूप में दिया रखा है, कुछ डीएचयू में दिए रखे, तो टी में आपको थाइमिडीन देखने में था, हाँ बेटा ये अनयूजुअल बेसिस के बारे में याद रखना है। इसको ये क्या रिप्रेजेंट करा था, ये सूडो यूरिडीन रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में अगर आप देखोगे डी, डाइहाइड्रो यूरिडीन, अनयूजुअल बेसिस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एडेनोसिन, साइटोसिन तो होता ही ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल। क्योंकि यहाँ पे आपको अनयूजुअल बेसिस के बारे में नहीं पूछा है कि टीआरएनए में क्या प्रेजेंट होगा, सभी हो गए, लेकिन ये उसमें से अनयूजुअल बेसिस होते हैं, कि अगर आप बोलोगे थाइमिन कैसा है, तो हाँ प्रेजेंट होता है, वो अनयूजुअल बेसिस के फॉर्म में। विच ऑफ द प्रेजेंट इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन द टीआरएनए एंड आरएनए में क्या कॉमन नहीं होगा, सिंथेसिस होता है बाय आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज में एक ही एंजाइम काम करता है, सिंगल एंजाइम काम करता है, ये वाला। हैव टू स्ट्रक्चर ऑल्सो, बेटा हैव टू नहीं, यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर होना चाहिए था, यहाँ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐड करना है। इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है मोर स्टेबल देन द एमआरएनए, स्टेबिलिटी के मामले में देखोगे, ये भी ठीक है। हैव कैटालिटिक रोल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन टीआरएनए आरएनए में, आरआरएनए में नहीं, ये कैटालिटिक रोल वाला नहीं हुआ बेटा, क्योंकि आरआरएनए 23 आरआरएनए, इसका कैटालिटिक रोल देखने मिलता है हमें बैक्टीरिया में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे D1 जा रहा है, ठीक है। ये हमें एक चीज यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। तो सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट, करेक्ट आंसर सिंथेसिस बाय, ये ठीक हो जाएगा टीआरएनए आरएनए में। अब यहाँ पे आप देखो सेकंड ऑप्शन में क्या था, यहाँ पे सेकंड डिग्री स्ट्रक्चर है बेटा। तो अगर आप देखोगे जो टीआरएनए और आरआरएनए का फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ये फंक्शनल कौन से स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं आपको, इनका जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, 3 डिग्री में वो फंक्शनल होते हैं, और सिर्फ एमआरएनए होता है जो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी फंक्शन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे टीआरएनए और आरएनए के बाद में दोनों के पास में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और मोर स्टेबल देन दी एमआरएनए, ये स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी के फॉर्म में हम देखते हैं, बट एमआरएनए इन दोनों से भी कम स्टेबल है, एज कंपेयर करेंगे हम स्टेबिलिटी के फॉर्म में। कैटालिटिक रोल में अगर आरआरएनए जो होता है उसमें भी 23 आरआरएनए जो है, ये हमें क्या देखने मिलता है बेटा, 23S आरआरएनए आ जाएगा ना,
ये इसका कैटालिटिक रोल होता है, वो भी किसमें, प्रोकैरियोट में, मतलब बैक्टीरिया में की बात कर रहे थे। ये एक चीज यहाँ पे हमारा डिफर हो गया, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। विच टाइप ऑफ आरएनए नॉट हैव डायरेक्ट रोल इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इसका मतलब प्रोटीन ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो बेटा, ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो। तो ट्रांसलेशन जब होता है मतलब एमआरएनए से आरएन प्रोटीन बन रहा है, यही होता है। तो अगर आप देखोगे जब पूरे प्रोसेसिंग को जब आप फोकस करते हो बेटा, पेप्टाइड आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये सभी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है टीआरएनए हमें लगता है, एमआरएनए की जरूरत ही होती है। जो एचएनआरएनए होता है ये नहीं होगा, क्योंकि ये कब, क्योंकि आपने नोटिस किया है ना बेटा, ये एचएनआरएनए सबसे पहले जब बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, तो इसमें अपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हम करते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन से ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे एमआरएनए में। यहीं से तो हमें एमआरएनए मिल रहा है, एमआरएनए बना लेता है ये। तो ये आगे ट्रांसलेशन में नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है बेटा, ये नहीं होगा। बाकी सब तीनों भी चीजें यहाँ पे डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब ये है कि हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं बेटा, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज नॉट करेक्टली मैच। आरएनए पॉलीमरेज साइटोप्लाज्म में देखने मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में होता है क्योंकि, तो ये बात ठीक हो जाएगी। अब यूकैरियोट में हमें 1, 2 और 3 हमें किस में देखने मिलता है, यूकैरियोट में देखने मिलता है। यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो अगर आप देखो ये यूकैरियोट के, तो न्यूक्लियस ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये गलत दे दिया। ये दोनों भी हमारे न्यूको प्लाज्म में आ जाएंगे। हमारा गलत क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड वन, क्योंकि साइटोप्लाज्म दे। तो यहाँ करेक्ट आंसर थर्ड जा रहा है बेटा, क्योंकि या तो यहाँ पे ऑप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म दे देना था या तो न्यूक्लियस दे देना था, है ना। क्योंकि अगर आप देखोगे यूकैरियोट में बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। अगर हमने सेल वाले यूनिट में न्यूक्लियस को भी डिटेल में पढ़ा है तो ये उसके पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो या तो न्यूक्लियोप्लाज्म दे देता या तो न्यूक्लियस दे देता क्वेश्चन में। साइटोप्लाज्म में नहीं होगा क्योंकि यूकैरियोट की हम बात कर रहे हैं। ये एक डिफरेंस हमें याद रखना। अगर यहाँ न्यूक्लियस भी होता तब भी ठीक था, उसी का पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बेटा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म इसलिए होता है उनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्रेडेबल लास्ट, सबसे आखिरी में, अगर इसको सिंपल सा समझे कि सबसे आखिरी में कौन सा डिग्रेडेबल होगा, तो जो मोस्ट स्टेबल है, जो स्टेबल ज्यादा है वो सबसे लास्ट में डिग्रेड करेगा ना। जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सबसे लास्ट में डिग्रेड होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, आरएनए है, उसके बाद में टीआरएनए आएगा, उसके बाद में एमआरएनए आएगा। सीक्वेंस देखो इस तरीके से, सबसे पहले ये स्टेबल ज्यादा है, उससे ज्यादा ये है, और सीक्वेंस देखो सबसे ज्यादा आरएनए स्टेबल है, फिर उसके बाद में अगर सीक्वेंस में थोड़ा उससे कम ये है, उससे कम ये है और उससे कम ये आ जाएगा बेटा। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वही सबसे लास्ट में डिग्रेड होगा। करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन ट्रांसक्रिप्शन एंड डीएनए रेप्लिकेशन में क्या कॉमन नहीं है, नॉट बोल दिया है। तो डायरेक्शन क्या होता है, 5 to 3, ये तो ठीक है बेटा। डीएनए पॉलीमरेज भी क्योंकि 5 to 3 डायरेक्शन में ही काम करता है और हमने इस पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। न्यूक्लियोटाइड लगेंगे, दोनों को भी न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। डीएनए से डीएनए बना लो तब भी तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ना पड़ेगा। डीएनए रेप्लिकेशन में भी और ट्रांसक्रिप्शन भी अगर आप कर रहे हो तो आप क्या बना रहे हो, टेम्पलेट को यूज करके उसको ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हो, तभी भी हमें न्यूक्लियोटाइड लगेंगे बेटा। एमआरएनए बनेगा ना, इतना होगा कि एमआरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा थाइमिन की जगह। इनको डीएनए के टेम्पलेट की जरूरत होती है बेटा, सही तो है। डिफरेंस कहाँ आ जाता है, एंजाइम में देखो। एंजाइम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में होगा। एंजाइम कैसे काम करता है, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट होता है, टेम्पलेट तो डीएनए डिपेंडेंट ही होगा ना। सिर्फ इतना है कि डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा रेप्लिकेशन में, ये रेप्लिकेशन में काम करेगा, और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा। आरएनए पॉलीमरेज ये किस में काम करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में लगेगा हमें। ठीक है, ये एक एंजाइम है तो डीएनए डिपेंडेंट, टेम्पलेट तो आप इसी का यूज कर रहे हो। रिक्वायर्ड प्राइमर हमें रेप्लिकेशन में लगेगा, क्योंकि रेप्लिकेशन में हमें प्राइमर देना होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज आपको याद होगा, डीएनए पॉलीमरेज को अपने काम करने के लिए प्राइमर की जरूरत होती है। ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने काफी इसको देखे है बेटा डीपीपी में। रेप्लिकेशन के दौरान हमें रिक्वायर्ड होती है कि सबसे पहले अगर डीएनए के स्टैंड ओपन हो रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज जब न्यूक्लियोटाइड जोड़ना स्टार्ट करेगा उससे पहले हमें 10 to 12 न्यूक्लियोटाइड की एक प्राइमर आरएनए प्राइमर प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद डीएनए अपना न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करता है। करेक्ट आंसर सिर्फ फोर्थ बन जाएगा। अगर हमने रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है बेटा तो हम डायरेक्टली उसको बिना किसी डाउट के टिक करेंगे। इनकरेक्ट बताना है, रेप्लिकेशन फॉर्म होता है ओरिजिन,
देखो रेप्लिकेशन फॉर्क था ना बेटा, ये अगर हमारा डीएनए इस तरीके से, ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बन रहा था, है ना। तो अब यहाँ पे ओरिजिन था, यहीं से तो बन रहा है ना बेटा, ये ओरिजिन है। कट आंसर क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है। रेप्लिकेशन फॉर्क मूव टूवर्ड टर्मिनस, टर्मिनस की तरफ कब मूव करता है बेटा वो, जब आप देखोगे स्टैंड की पोलैरिटी के टाइम ना बेटा, है ना, टर्मिनस की तरफ मूव कर रहा है। एक टर्मिनस की तरफ जाता है, एक इसकी तरफ जाता है, स्टैंड की पोलैरिटी पे डिपेंड है। अगर मैं ये वाले स्टैंड की बात करूं, ये 5 to 3 है और ये 3 to 5 है, तो ये इस कंडीशन में ये वाले स्टैंड में जो कंटिन्यूस इंक्रीज करेगा इस डायरेक्शन में आ रहा है, मूव टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉग आ रहा है, क्योंकि 5 to 3 जा रहा है। अगर हम ये वाले स्टैंड पे क्या दिक्कत आती है, यहाँ प्राइमर जोड़ते हैं तो हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन तो मूव टूवर्ड जा रहा है ना, मूव टूवर्ड टर्मिनस जा रहा है, ये भी ठीक है। एट टर्मिनस टू रेप्लिकेशन फॉग मीट टू कंटिन्यूस एप्लीकॉन, एट टर्मिनस टू रेप्लिकेशन फॉग मीट करते हैं एंड टू कंटिन्यूस एप्लीकॉन, ठीक है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है बेटा, क्योंकि देखो एट द टर्मिनस ऑफ द टू रेप्लिकॉन, अगर टर्मिनस है टू रेप्लिकेशन फॉग के, है ना, ये अगर एक रेप्लिकेशन फॉग अगर हम यहाँ पे अगर ये रेप्लिकॉन है तो मीट टू टर्मिनल टू रेप्लिकॉन, अगर ये एक रेप्लिकॉन है तो यहाँ से भी तो दूसरा रेप्लिकॉन होगा, तो हाँ ये ठीक है ना, मीट कर रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। द टर्मिनल्स टू रेप्लिकेशन फॉग मीट टू कंटिन्यूस रेप्लिकॉन, अगर एक रेप्लिकॉन में आपने देखा ना, एक रेप्लिकॉन के पास तो दो रेप्लिकेशन फॉग होते हैं, तो ये एक रेप्लिकॉन तो दूसरा रेप्लिकॉन होगा, तो यहाँ के इनके टर्मिनल्स क्या कर रहा है बेटा, मीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेप्लिकेशन फॉग इज नॉट स्टेशनरी, हैज डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर इन द 5 to 3 डायरेक्शन। देखो डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है बेटा, बाय डायरेक्शनल होता है ना डीएनए रेप्लिकेशन, दोनों साइड हो रहा है ना, आप देख इधर से भी आ रहा है, इधर भी जा रहे हैं, ये वाला डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन देख सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन में। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या बोल रहा है कि रेप्लिकेशन इज नॉट स्टेशनरी, हैज अ डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर एट द 5 to 3 डायरेक्शन, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा डी बन जाएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता बेटा, बाय डायरेक्शन होता है वो, और 5 to 3 डायरेक्शन में ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का क्या फीचर नहीं है, प्रोकैरियोट बोला है, ठीक है, इसमें कपल्ड होता है, या एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है कि कपल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, रो डिपेंडेंट ट्रांसमिशन, ठीक है, इनको रो टर्मिनेशन के लिए जो आरएनए पॉलीमरेज को रो फैक्टर लगता है। स्प्लिट जीन यूकैरियोट का काम है बेटा, स्प्लिट जीन यूकैरियोट का काम है। एक्सॉन इंट्रॉन याद करो, हम एचआरएनआरए में से इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं। सिंगल रेप्लिकॉन होता है, मल्टीपल रेप्लिकॉन यूकैरियोट्स में देखने मिलता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो नहीं था पूछना बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द यूकैरियोट, यूकैरियोट में मल्टीपल प्रेजेंट होता है, स्प्लाइसिंग, हाँ जी बेटा स्प्लाइसिंग होंगी, हम इंट्रॉन को रिमूव करेंगे, इंट्रॉन को रिमूव करते हैं, एक्सॉन को फिर से लाइगेज कर देंगे, इंट्रॉन रिमूव करने के बाद में 3 टाइप के पॉलीमरेज होते हैं, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ठीक है। करेक्ट आंसर D1 हो जाएगा। प्रोकैरियोट में एक ही टाइप का पॉलीमरेज होता है जिसका नाम आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ यूकैरियोट की बात बोलिए, गलत बताना है। डीएचए लूप बाइंड करता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस को, बिल्कुल सही, ठीक है वाला बेटा। जो ये वाला आर्म है ये बाइंड राइबोसोम को करेगा, सीसीए यहाँ पे गलत हो गया, ये टीआरएनए के 3 एंड पे जुड़ता है बेटा ये, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है उसको। सिस्ट्रॉन कोड करता है एमआरएनए के लिए, सिस्ट्रॉन क्या है, डीएनए का वो सेगमेंट है जिसके पास में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है पॉलीपेप्टाइड की, तो डीएनए का, क्योंकि डीएनए से तो एमआरएनए बन रहा है ना, बट अब आगे प्रोटीन बनाने के लिए तो ये किसके पास है, उससे हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास में पॉलीपेप्टाइड की पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो गलत ये वाला हुआ, बाकी सब बिल्कुल सही दे रखे हैं, यहाँ 3 प्राइम एंड होना चाहिए था बस। अब यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना है, अगेन गलत बताना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है टीआरएनए का वो 3D स्ट्रक्चर होता है, ये 30 नहीं लिखा है, इस तरीके से लिखा है, मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये ठीक हो जाएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है एमआरएनए का वो 1st डिग्री होता है, ये 10 नहीं लिखा है, 1st डिग्री लिखा है, सही है, हाँ जी बेटा ये सही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है एमआरएनए का वही फंक्शनल होता है, आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, मतलब 3rd डिग्री स्ट्रक्चर फंक्शनल होता है। और मेन स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए जो है ये कैसा होता है, 1st डिग्री नहीं होता बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। न्यूक्लियस इज साइट ऑफ सिंथेसिस 20S आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ये आपको प्रोकैरियोट में देखने मिलता है, ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए, ये प्रोकैरियोट में होता है। न्यूक्लियस की बात करी कि हमने, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम याद करो, आरएनए पॉल 1 28S, उसके बाद में 18S 5.8S, करेक्ट आंसर आपको बन जाएगा। न्यूक्लियस बोला, ये किसमें होगा,
ठीक है, करेक्ट आंसर आपको जाएगा फर्स्ट वन, क्योंकि बाकी दो प्रोकैरियोट में दे रखे बेटा, इनके बाद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये 28 rRNA करेगा, 28 एस rRNA करेगा। नेक्स्ट 31 cDNA के बारे में पूछा है। cDNA से bDNA, हम cDNA की बात कर रहे हैं यहाँ पे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा बेटा? mRNA होगा। cDNA में कैन बी प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन cDNA बनेगा। यहाँ बेटा हमने टिक किया फर्स्ट ऑप्शन, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे mRNA ही होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अगर आपको प्रोड्यूस करना है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, अगर हम नॉर्मल सेंट्रल डोग्मा देखते हो, डीएनए से mRNA बनता है, mRNA से प्रोटीन बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन नॉर्मल में क्या होता है कि डीएनए से आपने mRNA बना दिया, लेकिन यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में जो mRNA बनेगा, यहाँ पे आपको डीएनए बनाना है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये mRNA से ही बनेगा बेटा। ठीक है, और एंजाइम का नाम क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हमें लगता है, इसी से बनेगा ना, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री बेस जाएंगे ना बेटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A1। नेक्स्ट, हाँ बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द mRNA पे क्या लोकेटेड नहीं होता है? एनसीईआरटी में अगर हम लाइन पढ़ेंगे, यूटीआर दे रखा है, स्टार्ट कोडॉन तो लगते हैं, स्टॉप कोडॉन लगेंगे, है ना। अगर हमें ट्रांसलेशन करना है, ओरिजिन नहीं होता है, बस ये नहीं होता है, बाकी सब हमें देखने मिलता है। आप देखोगे स्टार्ट कोडॉन हमें देखने मिलता है 5 एंड पे बिफोर स्टार्ट कोडॉन, 3 आफ्टर स्टॉप कोडॉन, 3 एंड पे देखते हो ना, आफ्टर ये लगा होता है, ये 5 एंड देखने मिलता है। ठीक है, अगर यूटीआर के बारे में देखो, यूटीआर के बारे में क्या दे रखा है? अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? दोनों पे भी, 5 और 3 दोनों एंड पे होते हैं। बस इतना होगा कि ये बिफोर स्टार्ट कोडॉन है, 5 एंड पे ये बिफोर स्टार्ट कोडॉन है, और ये 3 एंड पे जब हो गए तो ये आफ्टर स्टॉप कोडॉन है। ये एनसीईआरटी का लाइन दे रखा है, किसके बारे में? ये यूटीआर के बारे में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ओरिजिन जाएगा, ओरिजिन नहीं होता है। नेक्स्ट, आर्म ऑफ टीआरएनए जो विच आर चार्जिंग ऑकर। अब समझो बेटा, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है हमारे डायग्राम के साथ में, जब जो आर्म है टीआरएनए का, जो चार्जिंग ऑकर, तो एंटीकोडॉन आर्म तो नहीं होगा। अगर ये आप टीआरएनए का स्ट्रक्चर को देखो, एंटीकोडॉन तो यहाँ चले जाता है ना, बट ये एंटी को जो एमआरएनए को रीड करने वाला है, जो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, अगर हम देखोगे जो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है वो 3 प्राइम है, तो जहां से तो डी आर्म नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म बोलोगे ना। ये एंटीकोडॉन तो ये होता है जहां पे एमआरएनए को रीड कर रहा है, ये एमआरएनए है हमारा। अगर नहीं भी समझो तो एनसीईआरटी के डायग्राम देखो बेटा, है ना। तो हम चार्ज कर रहे हैं आर्म ऑफ टीआरएनए जो एक्सेप्ट विद चार्जिंग ऑन वी चार्जिंग ऑकर, तो कहाँ पे होगा? अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है ना बेटा, एक्स्ट्रा आर्म नहीं। करेक्ट आंसर C1 जाएगा। या तो आप चार्जिंग बोल दो, या तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोल दो, या तो अमीनो असाइलेशन ऑफ द टीआरएनए बोल दो। मतलब टीआरएनए पे क्या होगा? अमीनो एसिड आके जुड़ेगा बेटा, है ना। ये फर्स्ट स्टेप है, एनसीईआरटी में दे रखा है क्लियरली। जो टाइप ऑफ आरएनए जिसका कैटालिटिक रोल है, अभी एक क्वेश्चन गया था पीछे, 20S rRNA है, इसका कैटालिटिक रोल होता है, जिसको हम rRNA तो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब है क्या? ये rRNA ही है, इसका कैटालिटिक रोल होता है बेटा। करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा? rRNA। प्रीवियस एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। टाइप ऑफ आरएनए जो रोल होता है, इसका आइडेंटिफाई द कोड ऑन एमआरएनए। याद करो, अभी आपने डायग्राम निकाला, टीआरएनए का जो एंटी कोडॉन लूप था, टीआरएनए का जो एंटी कोडॉन लूप था, वही तो कोड को रीड कर सकता था एमआरएनए के। करेक्ट आंसर आपका D1 जाएगा। क्लियर कट एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम के साथ दे रखा है ये वाला चीज। तो नेक्स्ट, ये देखो ना, ये वाला आम बेटा, ये वाला, वो ये लूप, ये टीआरएनए है, ये एंटी कोडॉन, क्योंकि वो एमआरएनए को रीड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में। हमने लास्ट को डिस्कस किया, हाँ जी।